दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का क्रैश कोर्स। और दोस्तों इस क्रैश कोर्स में हम विज्ञान के सभी चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाले हैं। यानी कि इस क्रैश कोर्स में हम लोग टोटल 600 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे, जो ऑब्जेक्टिव के लिए और साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रैश कोर्स में हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे। पहला वीडियो भौतिक विज्ञान का होगा जो आप देख रहे हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो रसायन विज्ञान का, तीसरा वीडियो जो होगा वो जीव विज्ञान का होगा। और इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और एक कॉपी में साथ में वे प्रश्न को नोट करना है जो आपको याद नहीं है, यानी कि जो याद है उसको तो छोड़ देना है, लेकिन जो प्रश्न याद नहीं है उसको साथ में एक कॉपी में नोट करते जाना है। और साथ में आपको तीनों वीडियो का पीडीएफ भी दे देंगे, तो आप लोग पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, हम एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके आपको बता देंगे और बाद में आप लोग पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो तीसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हम आज ही अपलोड कर देंगे। तो तीसरा वीडियो हम बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि पीडीएफ जब तक डाउनलोड नहीं कीजिएगा आप आसानी से इसका रिवीजन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सभी प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह क्विक नोट्स की तरह है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम अनुसार, दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के नियम अनुसार क्या होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। आपको प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा आभासी और सीधा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए कहता है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, दोस्तों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, तो कण तथा तरंग दोनों माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको याद रखना है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है, तो कण तथा तरंग दोनों माना गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं पाँचवा, कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना, तो अनंत होती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। दोस्तों परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, तो देखिए इससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है विचलन कोण निकालने के लिए। तो विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पर i क्या है, तो i है वो आपतन कोण है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां, कहता है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपतन कोण का मान दिया हुआ है और यहाँ पर विचलन कोण पूछा गया था। विचलन कोण के लिए क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो देखिए आपतन कोण गुण का दुगुना करके हम लोग 180 डिग्री में घटाएंगे, कितना आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला को याद करके रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। दोस्तों सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण उपयोग होता है। और दोस्तों वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको पीडीएफ चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तभी हम आपको पीडीएफ देंगे। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दोस्तों किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, इस तरह से उभरा हुआ रहता है। और क्या होता है कि इसका उपयोग मोटर गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाता है, इसलिए दृष्टि क्षेत्र यानी कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। चलिए उसके बाद देखिए
कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब प्रश्न पूछ दिया कि आवर्धन क्षमता क्या है, तो इसका उत्तर में क्या लिखना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी कि 2 मार्क्स वाला प्रश्न भी इसमें से आपको आ सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी, तो दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद अगला, कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला, कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला, कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे उस बिंदु को कहते हैं। तो देखिए कोई भी अवतल दर्पण रहेगा उसमें अगर ये किरण समांतर आएगा तो क्या होगा? ये किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है? फोकस से गुजरता है। यानी कि उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के समांतर अगर कोई किरण जाएगा तो वह दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से गुजरता है। आप लोग जानते होंगे, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। दोस्तों सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो सूर्य देखिए इस तरह से है और पृथ्वी पर प्रकाश है वो इस तरह से आता है, तो कहता है कि ये दूसरा किरण पुंज हो गया, समांतर नहीं हुआ। तो देखिए क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है? सूर्य से छोटा है। यानी कि सूर्य बहुत बड़ा है, तो जो सूर्य से किरण आता है वो समांतर फॉर्म में आता है। यानी कि यह किरण पुंज कैसा होता है? समांतर होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो। दोस्तों किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का जो आकार होगा वो समान होगा? तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यानी कि जो वक्रता केंद्र होता है सी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर रखेंगे, तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अधिकतम होता है? तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिकतम होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग। दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप लोग याद रखिए, कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंग से मिलकर बनता है। आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला, कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। और इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। तो आपको पूछ देगा कि स्नेल के नियम के अनुसार, तो दोस्तों स्नेल के नियम के अनुसार क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर तालाब दिया गया है। अब प्रश्न इस तरह से आएगा कि बाल्टी में, जो बाल्टी का पेंदी होता है वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब कह दिया कि बाल्टी में कोई छड़ी है वो तिरछी यानी कि मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी कि वह वास्तविक
जो इसका जो वास्तविक है वो उससे थोड़ा सा मुड़ी हुई प्रतीत पड़ती है। तो इसका भी कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए उसके बाद देखिए, कहा था लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए प्रश्न पूछ दिया कि क्रांति कोण क्या है। देखिए सब्जेक्टिव में पूछ दिया 2 नंबर में कि क्रांति कोण क्या है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि सघन माध्यम, यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि आपतन कोण अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो जो विरल माध्यम में यानी कि जो सघन माध्यम में आपतन कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखलाई पड़ता है। तो इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका कारण क्या है, जो पानी का बुलबुला है वो चमकीला किस कारण दिखलाई पड़ता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए उसके बाद देखिए अगला, कहता है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बीम को उत्तल लेंस में सामने कहाँ रखा जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस का अगर हम लोग वक्रता केंद्र पर अभी बताए थे कि हम लोग सी पर रखेंगे तो उसका जो वस्तु का आकार होगा वो बराबर होगा। देखिए उसके बाद उत्तल लेंस को कहते हैं, तो दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये दोनों को आपको देखिए याद कर लीजिए, अवतल तो अपसारी, उत्तल तो अभिसारी। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता तो धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता तो ऋणात्मक। इसको आपको याद रखना है, इसलिए सभी इस तरह के प्रश्न को हम एक जगह लिखे हैं ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। दोस्तों जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए, कहता है हीरा का क्रांति कोण। तो दोस्तों हीरा का क्रांति कोण होता है वो कितना होता है, 24.5 डिग्री होता है। कितना होता है, 24.5 डिग्री, यानी कि हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, 24.5 डिग्री। अब कहेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है, 2.42। और हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, तो 24.5 डिग्री। इसको आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण क्रांति कोण किस रंग का न्यूनतम होगा। यानी कि हवा से जब कांच और प्रकाश जाएगा तो उसमें किस रंग का जो क्रांति कोण होगा वो न्यूनतम होगा, तो बैंगनी रंग का होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए, कहता है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ाने के साथ अपवर्तनांक का मान, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो जो अपवर्तनांक का मान होगा वो क्या होगा, तो घटता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला, कहता है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, यानी कि जो मनुष्य के आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत, क्योंकि अधिकतम दूरी आपको 2020 में एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता, देखिए सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्धन क्षमता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता होता है। तो देखिए ये सब प्रश्न अगर आपको याद नहीं है तो इसको एक कॉपी में साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए,
कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब। दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है जिसको हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा। उसके बाद देखिए कहता है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है दोस्तों, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो द्वि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है। तो खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होता है। कितना उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा तो अधिक होती है। इसको हम बहुत बार बताए हैं कि विरल माध्यम में जो प्रकाश का चाल होगा वो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगा, यानी कि सघन माध्यम में कम होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी लेंस में बाहरी ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, यानी कि कह रहा है कि कोई लेंस है इसके दोनों ओर उभरा हुआ है तो कैसा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। देखिए सर्च लाइट किस प्रकार का होता है, तो यह एक टॉर्च लाइट जिससे जैसा होता है, इस तरह से होता है। इसमें देखिए बल्ब लगा होता है तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो अवतल होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जिन वस्तुओं को स्वयं प्रकाश उत्सर्जित जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उनको कहते हैं, तो उसको कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं उसको, आत्मदीप्त वस्तु। चलिए उसके बाद देखिए अगला कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किसी वस्तु का आवर्धित यानी कि आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल में बनता है। आवर्धित मतलब कि बड़ा। तो दोस्तों आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। उसके बाद देखिए कहता है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। और निर्वात में, तो निर्वात में होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और हवा में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए कहता है तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों पूछ देगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। दोस्तों प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब देखिए तरंग आप लोग जानते होंगे कि दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुदैर्घ्य और एक होता है अनुप्रस्थ। अब देखिए इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं। अनुदैर्घ्य यानी कि अनुदैर्घ्य, इसको कहते हैं अनुदैर्घ्य। तो देखिए अनुदैर्घ्य यानी कि जिसके गमन के लिए अणु की आवश्यकता हो, यानी कि कोई अणु का आवश्यकता हो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य। जैसे ध्वनि तरंग हो गया, तो ध्वनि तरंग बिना माध्यम के तो जाएगा नहीं, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, 0 होता है। तो जिसके लिए अणु की आवश्यकता होगा वो अनुदैर्घ्य, और जिसके लिए अणु का आवश्यकता नहीं होगा उसको कहेंगे अनुप्रस्थ। तो प्रकाश के लिए अनुप्रस्थ यानी कि प्रकाश है वो बिना अणु का चल सकता है, यानी कि प्रकाश है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश होगा वो कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दोस्तों दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए उसके बाद कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। दोस्तों लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है मानव नेत्र होता है। दोस्तों मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करना किसका कारण है, तो दोस्तों इसका कारण होता है समंजन क्षमता। यानी कि देखिए मानव का जो नेत्र है वो एक जगह स्थिर रहता है, यानी कि मानव का नेत्र एक जगह स्थिर है, लेकिन बहुत विभिन्न दूरी पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु है उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका जो प्रतिबिंब का समायोजित करने के लिए उसका जो फोकस दूरी है उसको एक अति मतलब कि उसको फोकसित करने के लिए कौन सा क्षमता होता है लेंस के आँख के पास, तो समंजन क्षमता होता है। इस कारण वह सभी वस्तु को विभिन्न दूरियों पर देख सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, समंजन क्षमता होगा। चलिए
देखिए कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो मानव नेत्र यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है और इसी को कहा जाता है रेटिना। चलिए उसके बाद देखिए कहता है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अभी बताए थे कि इसका होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो पक्षमाभि के द्वारा, और फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिकतम होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाली आंखें क्या देख सकती है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, क्योंकि वो उसके पास निकट दृष्टि दोष होगा। यानी कि देखिए दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, यानी कि उसमें निकट दृष्टि दोष है, सॉरी दूर दृष्टि वाली कर रहा है, तो दूर दृष्टि यानी कि इसमें दूर दृष्टि दोष है, इस सॉरी निकट दृष्टि दोष है, और ये दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। उसके बाद देखिए वही प्रश्न है दूर दृष्टि के लिए, तो उत्तल लेंस, इसको आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो दिक कोशिकाओं द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, सॉरी दिक तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है, और यहाँ पर कोशिकाओं बोला गया, दिक तंत्रिकाओं द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। यानी कि जब बुढ़ापा में आप लोग देखते होंगे कि जो व्यक्ति का आँख होता है वह कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और इसका कारण क्या है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद, यानी कि आँख पर कुछ मतलब कि एक अपारदर्शी पदार्थ का उस पर एक परत चढ़ जाता है, और इस बीमारी को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली 7 रंगों को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग बैंड को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग में झुकाव सबसे कम होता है, तो लाल रंग का सबसे कम झुकाव होता है। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है यांत्रिक यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, तो काला दिखलाई पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग का उपयोग होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, मैं चैलेंज देता हूँ। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते जाइए। देखिए कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो आभासी और उल्टा होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। अब देखिए प्रश्न घुमाकर इस तरह से पूछेगा कि बताइए कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो दोस्तों एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। आपको इस तरह से सभी प्रकार से क्वेश्चन को याद करके रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए कौन सा लेंस, तो दोस्तों अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा लेंस, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, तो कहाँ पर बनाती है, रेटिना पर बनाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि नेत्र गोलक का व्यास होता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है,
तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद कहता है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है। दोस्तों तेज जब आँख पर तेज प्रकाश पड़ता है तो जो पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है, यानी कि प्रकाश को नियंत्रित करता है और वह छोटा हो जाता है, इसलिए कम मात्रा में प्रकाश आँख में जाती है। देखिए जो प्रश्न बता रहे था वो आ गया। कहता है सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी तो अनंत होता है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को कहते हैं। दोस्तों इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम लोग पृथ्वी इस तरह से, देखिए पृथ्वी इस तरफ हम लोग यहाँ से देखते हैं तो सूर्य देखिए इस तरह से मतलब कि डूबना स्टार्ट करता है, तो जो हमको वास्तविक दिखलाई पड़ता है उसमें, और जब सूर्य डूब जाता है तो भी हमको दिखलाई पड़ते रहता है, यानी कि ये दोनों के बीच में अंतर होता है वो 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए अब आइए अगला प्रश्न में। देखिए था विद्युत आवेश का ये सही मात्रक है, तो विद्युत आवेश का ये सही मात्रक होता है कूलम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ए मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है? तो ए मीटर विद्युत धारा के लिए और वोल्ट मीटर विभवांतर के लिए। ए मीटर विद्युत धारा के लिए, वोल्ट मीटर विभवांतर के लिए। उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में, और ए मीटर को कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि एक ए मीटर तथा एक वोल्ट मीटर किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है? तो दोस्तों जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है और ए मीटर का प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, यानी कि वोल्ट मीटर में प्रतिरोध अनंत होता है और ए मीटर में 0 होता है, तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध कितना होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होगा वोल्ट। उसके बाद कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान। तो दोस्तों लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण होता है किससे? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है और विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का होता है। इसको आपको दोनों को याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए विद्युत धारिता का उपयोग कहाँ होता है? तो जो पंखा में जो कंडेंसर होता है जिसको कैपेसिटर कहा जाता है, तो कंडेंसर जो होता है उसमें देख लेते होंगे आप लोग 2.42 माइक्रोफैराड इस तरह से लिखा हुआ रहता है। आप लोग देखते होंगे, पंखा आप लोग खरीदने जाते होंगे तो आप लोग ये कंडेंसर जो होता है उसको आप लोग खरीदते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे कि हमको 2.15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए या फिर 3.15 का कैपेसिटर चाहिए। आप इस तरह से आप लोग बोलते होंगे। तो जो विद्युत धारिता का मात्रक होता है वो फैराडे होता है। इसको हम लोग माइक्रोफैराड भी कर सकते हैं, यानी कि जो पंखा होता है उसमें माइक्रोफैराड, यानी कि माइक्रो मतलब जानते होंगे कि 10⁻⁻6 होता है। 6 फैराड को 1 माइक्रोफैराड कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध। दोस्तों चालक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए उसके बाद देखिए कहता है विद्युत हीटर विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? अभी बताया था कि विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक दोनों एक ही नाम है, तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है ओम मीटर। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को कहा जाता है। दोस्तों विद्युत आवेश के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। यानी कि इसमें जो धारा का दिशा है वो परिवर्तित होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक है। दोस्तों प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है ओम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ये 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चलिए देखिए लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध। तो दोस्तों अगर चालक का लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है।
उसके बाद देखिए टंगस्टन का गलनांक, तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। अब देखिए निष्क्रिय गैस में कौन होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है, ये सब गैस भरा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, विद्युत फ्यूज के, यानी कि फ्यूज तार को जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए तोड़ लिखा गया, यहाँ पर तार होगा। देखिए कहता है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। बताए थे कि आइडियल केस में ए मीटर का प्रतिरोध होता है वो जीरो होता है, यानी कि आइडियल केस अगर लेंगे तो जीरो होगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है प्रतिरोध। और देखिए वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, और आइडियल केस में हम लोग अनंत मानते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि घरों में परिपथ समूहित रहता है, यानी कि जो विद्युत परिपथ होता है घर का वो कैसा होता है, तो सभी समांतर क्रम में होता है। कैसा क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। कितना होता है, 30,000 ओम होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट या फिर जूल पर सेकेंड होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है हीटर का तार होता है, तो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको कहते हैं, यानी कि धारा की दिशा है वो नहीं बदलता है, तो उसको कहते हैं दिष्ट धारा, यानी कि डीसी करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर हम लोग तार की लंबाई को अगर हम लोग दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। दोस्तों धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। दोस्तों ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ताप का मान है वो अचर रहता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 HP का मान होता है, तो 1 HP का जो मान होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद देखिए कहता है कि परिकत्व का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों परिकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो ऑरस्टेड ने किया। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, ऑरस्टेड ने किया। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। देखिए कहता कि आदर्श वोल्ट मीटर, अभी देखिए बात किए थे कि आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। अभी बताए थे कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, लेकिन जो आदर्श होता है यानी कि आइडियल जिसको हम लोग मानते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि समरूप वेग से अगर आवेश है वो चल रहा है तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों डायनेमो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में देखिए इस तरह से मान लीजिए कि देखिए इस तरह से इसको एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कहता है कि किसी परिपथ में विद्युत सभी दिशाओं का बीजीय योग, मतलब कि देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर एक करंट आ रहा है, एक करंट जा रहा है, इस तरह से 8-10 यहाँ पर करंट कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट यहाँ पर जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग बीजगणितीय योग निकालेंगे तो कितना होगा, इस पॉइंट का 0 होगा, यानी किसी को किरचॉफ लॉ भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो दोस्तों वह कितना वोल्ट का होता है, तो 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। दोस्तों विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि त्वरित ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया, यानी कि उसका उत्तर क्या होगा, माइकल फैराडे होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। दोस्तों किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है, तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए कहता है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट एसी करंट, यानी कि आंसर क्या होगा, 220 वोल्ट होगा और 50 हर्ट होगा एसी करंट। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जाता है वह कहलाता है, तो उसको कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ तक उसका बल को हम लोग अनुभव करेंगे वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। देखिए कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कि दोनों होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, तो दोस्तों चुंबक क्षेत्र के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होता है और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। इसको आपको याद रखना है। कहेगा चुंबक के भीतर तो दक्षिण से उत्तर और चुंबक क्षेत्र के बाहर चुंबक के बाहर तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो सभी बिंदु पर एक समान होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कॉइल का अगर लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी विद्युत धारा के चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिन सूचक का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। कहाँ किस तरफ विक्षेपित होगा, तो पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर कहता है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, तो वृद्धि होगा। चलिए कहता है कि परमाणु बम आधारित होता है। दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और सूर्य में जो होने वाला अभिक्रिया है वो नाभिकीय संलयन होता है। दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन होता है। बायोगैस का मीथेन, और एलपीजी का पूछेगा तो एलपीजी का होता है ब्यूटेन। चलिए उसके बाद देखते हैं। कहता है कि जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है तो यह कैसा स्रोत है, तो नवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद देखिए कहता है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। दोस्तों सौर सेल किसको कहा जाता है, तो आप लोग सोलर प्लेट देखते होंगे जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि हमारे अधिकांश ऊर्जा का स्रोत किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है, तो कोयला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि जल विद्युत ऊर्जा एक कैसा स्रोत है। दोस्तों जल विद्युत कैसा है, तो एक नवीकरणीय स्रोत है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन होता है, तो इसमें मीथेन कितना होता है, 75% होता है। जैव गैस में मीथेन कितना होता है, तो 75% होता है। देखिए उसके बाद सौर सेल कहता है सौर ऊर्जा के किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जो सौर सेल होता है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पवनों का देश किसको कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि जीवाश्म ईंधन कहता है कि ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन है वो अनवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो गुजरात में। दोस्तों काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। और कैगा कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में है।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 160 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं और बाकी का जो 2 वीडियो आएगा उसमें हम लोग 200 क्वेश्चन कर करके 400 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि विद्युत धारा हम लोग किससे मापते हैं। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इसमें हम बताए हैं कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो आप लोग बताइए कि विद्युत धारा कौन सा यंत्र से मापा जाता है और विद्युत विभवांतर कौन सा यंत्र से मापा जाता है। आप दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग सवाल का जवाब देकर जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।